मेरा नाम सतीश है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं खूबसूरत और देखने में बहुत ही हैंडसम बॉय था। मेरी खुद की टेलर की शॉप थी। मतलब कि मैं एक जाना-माना टैलेंटेड दर्जी था। सुबह-सुबह का वक़्त था, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं लेडीज़ कपड़े ही सिलता था। सारे इलाके के लोग ज़्यादातर मुझसे ही अपने कपड़े सिलवाते थे। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज़्यादा चलता था और मेरे पास ज़्यादातर औरतें ही आती थीं। कभी-कभी वह मुझसे हँसकर बोलकर बातें भी कर लिया करती थी। मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब ज़ाहिर है, मुझे उनसे काम था, तो कोई मैं उनसे झगड़ा तो नहीं करता ना। वह भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था, तो मैं अच्छे से बात कर लिया करता था। पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज़्यादा लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे खानदान से लड़ाई-झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम सोनिया था। जब हम लोग मुंबई में फ्लैट देखने के लिए आए, तो बीवी ने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। मेरा कहना था कितनी ऊपर हम लोग कैसे चलेंगी, कैसे उतरेंगी? क्योंकि यहाँ कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर लिफ्ट भी काफ़ी टाइम से खराब पड़ी हुई थी और यही वजह थी कि इस बिल्डिंग में फ्लैट सस्ते थे। मेरी बीवी का कहना था कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाता है और छत के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत भी कम थी, क्योंकि वह बहुत ऊँचा था और लोग इतनी ऊपर से नीचे आने-जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पर बैठे आसमान को देखे, परिंदों को उड़ते हुए देखे, तो उसके पूरे दिन की थकान उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और अब उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वह अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि उसे बहुत तेज झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से उसके काफी सारे जिस्मानी पार्ट्स का फ्रैक्चर हो गया था और इस बात को लगभग अब 6 महीने होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता, उसके लिए खाना बनाता, घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता, उसे बाथरूम वगैरह भी खुद लेकर जाया करता। मेरी ज़िंदगी तो अब उसके ही इर्द-गिर्द होकर रह गई थी। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार बहुत तरस वाली नज़रों से देखते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सज़ा मिली थी। अब शादी को लगभग धीरे-धीरे 2 साल होने को आया था। मेरी बीवी बीमार हो गई थी और जब वह सीढ़ियों से गिरी तो वह माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया था। हमारे लिए यह बहुत बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसको शायद मेरी बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फँस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी से हमने इस सारे वक़्त को गुज़ारा और अब इस बात को लगभग 1 साल हो गया था। जब एक दिन मैं दुकान पर जाने लगा, तो मेरी बीवी के काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक बार बाथरूम में ले गया, उसने कहा मुझे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुँह धोना है। मैं उसके पास मोबाइल फ़ोन रख कर जाता था कि अगर कोई दिक्कत हो तो वह मुझे फ़ोन कर दे और मैं आ जाऊँगा। दुकान मेरी घर से ज़्यादा दूर नहीं था, दोपहर का खाना भी मैं उसके पास रख कर चला जाता था, उसकी आसानी के लिए, ताकि वह उठाकर खा ले और पानी का इंतज़ाम भी कर जाया करता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा दुकान पर चला जाता था। फिर रात को देर से आता था। वह बेचारी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफ़ी था। मैं उसे फिर से बाथरूम में ले गया। अब उसने मुझे फिर से कुछ इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए? मैं ज़रा गुस्से से बोला तो वह सहम गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वह लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वह शीशा में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ़ की और मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नज़र लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक स्मार्ट हैंडसम लड़का था। मेरी बीवी बीमार थी, मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था। लेकिन फिर भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी, मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया था। इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं किया था। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था और अपनी दुकान पर चला गया था। फिर मैंने उस लड़की को देखा, जो मेरी दुकान पर आई।
मैंने उसे पहले नहीं देखा था। शायद वह इस मोहल्ले में नहीं रहती थी। वह अभी नई-नई आई थी। यह लड़की बहुत ही ज़्यादा जवान, खूबसूरत और दुबली-पतली सी थी। उसका नाम रोशनी था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम रोशनी है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मेरा नाम तो सतीश है। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुन कर के आई हूँ। सुना है कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलते हो। मेरे कपड़े भी सी दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं? उसने कहा कि दरअसल एक शादी है खानदान में और मैं शादियों में हर 4 घंटे में कपड़े बदलती हूँ। यह मेरी आदत है क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कोई 10 से 12 सूट सिलवाने हैं। 20 दिन के अंदर क्या तुम सिल दोगे? मैंने कहा क्या नहीं ये मैंने कहा क्यों नहीं, ये मेरा काम है। उसने कहा कि क्या तुम इतने सूट आसानी से सिल दोगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े से ज्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो। जब मैं तुमसे इतने सूट एक साथ सिलवा सकती हूँ, तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैं खुश हो गया कि चलो मुझे एक बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफ़ी समय से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और यह शादी का सीज़न भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। फिर मुझे क्या था, मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। उसने कहा कि वह कल कपड़े भी ले आएगी और नाप भी ले आएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसका नाम और ऑर्डर नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। वह अगले दिन आ गई। उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया कि किस तरह के सिलने हैं और उसने कहा कि मुझे एक सूट अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ। मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसे देखने के लिए जाना होता है। उसने कहा कि अगर तुम यह सूट अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 1000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा दूं तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में ही तो बैठी है, सड़क पर तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख कर आया हूँ। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? 1 घंटा तो इंसान लेट हो भी सकता है। और यह अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी, मैं घर हमेशा टाइम पर ही जाता था। लेकिन मैंने उसका सूट सिल दिया। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था। जब मैं वापस रात को घर गया, तो घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी बीवी ज़मीन पर गिरी हुई थी। पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वह पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा हुआ था, वह खत्म हो गया था। मैंने उसे उठाया, उसका मुँह साफ किया, उसको थोड़ी-सी चोट भी लग गई थी। मैंने उसको पट्टी बाँधी, मैंने उसे तरस भरी नज़रों से देखा। वो भी मेरी तरफ आँसू से भरी हुई आँखों से देख रही थी। मैंने उसके पास फ़ोन तो रखा था, लेकिन फ़ोन की शायद बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वह मुझे फ़ोन भी नहीं कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम था, बहुत ज़रूरी काम था। वह मुझसे पूछने लगी कि क्या काम था? तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरे इस रिश्तेदार की मौत हो गई थी। मैंने उसे झूठ बोल दिया। अगर मैं उससे यह कहता कि एक जवान लड़की का सूट सिलने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तो वह ज़रूर गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी है तो क्या हुआ? मैं इसलिए डर गया और मैंने झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर लिया था, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दूँगी। वह जब भी मेरी दुकान में आती, मुझे अजीबो-गरीब तरह की अदाएँ दिखाती। कभी मेरी आँखों में देखती, तो कभी दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो उसने बस नाम के लिए गले में डाला हुआ था और दुपट्टा भी उसका बहुत ही हल्का-सा होता था। सारे मार्केट वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दर्जी बैठता था, जो कि मेरा दोस्त था। उसने कहा कि यह लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बचकर रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नई आई है। उसने कहा कि हाँ, नई आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा, इस औरत का डाइवोर्स हो चुका है। वह परचून वाला है ना, जो हमारे मोहल्ले में रहता है, गोरा सा, उसकी भांजी है। यह मैंने कहा कि ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती और तुम कह रहे हो कि ये डाइवोर्स हुआ है। उसने कहा कि हाँ, आजकल किसी का कोई पता नहीं चलता। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला, तो उसने गुस्से में आकर इसको तलाक दे दिया। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत के तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धोकर पड़ जाएगी। मैंने कहा
कि अब कहाँ मैं हैंडसम रह गया हूँ, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या भाभी की हालत अभी भी वैसे ही है? मैंने कहा कि हाँ यार। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की सेवा कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो। भगवान इसका सिला तुम्हें ज़रूर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन मैंने अब परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वह भी नौकरी करती थी, घर भी सँभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वह बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है कि औरत को भगवान ने मर्दों से ज़्यादा बर्दाश्त की हिम्मत दी है। मर्दों में इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ। यह मजबूर है, बीमार है, फिर भी मैं उसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला। क्या वाक़ई ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता, तो यह ज़रूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जब हमारी इश्कबाज़ी चल रही थी, तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वह इसका कज़न था, लेकिन मेरे लिए इसने उसको छोड़ दिया था। तो फिर यह किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती? मेरे दिल में अजीबो-गरीब ख़्याल आने लगे। आजकल मैं रोशनी के बारे में ही सोचता रहता था। वह रोज़ मुझसे कोई न कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक उसने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए थे और मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वह मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफ़वाहें उड़ रही हैं कि तुम तलाकशुदा हो। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी, तो फिर तलाक ही होगा ना, तो फिर क्या होगा? मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? भला बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक मिल गया, अगर नहीं होता तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा, फिर आगे क्या इरादा है? क्या सारी ज़िंदगी अकेले गुज़ारोगी? उसने कहा कि नहीं, किसी न किसी को तो हमसफ़र बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए, इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हें आखिर कैसा मर्द चाहिए? उसने कहा कि शक्ल-सूरत का अच्छा हो, कद-काठी का बड़ा मज़बूत हो और सही मायने में असली मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह मेरी ही बात कर रही है, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश थी, मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिया और मैं उसके जाल में फँसता ही गया। यह भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बाँध रखा था। वह कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे। वह मोहब्बत जो मैं सोने से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा एक ही वक़्त में बड़ा कमज़ोर और बड़ा मज़बूत होता है। मज़बूत इतना कि ज़माने वाले मिलकर भी इसे तोड़ने की कोशिश करें तो नहीं टूटता। लेकिन कमज़ोर इतना होता है कि कभी-कभी बेगुमानी में फ़ौरन ही टूट जाता है। मैं घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे अब वह बुरी लगने लगी थी। मैं उसकी फ़रमाइश से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने-पीने की चीज़ लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि अब आपके ऊपर वाली मंज़िल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिरकर भी इसी हाल तक पहुँच गई है। मैंने कहा कि उसके लिए दुआ करें, भगवान करे वह ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। 10 साल से बिस्तर पर पड़ी है। उसके बाद मैंने कहा कि क्या उसके बाद? ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, वह उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं यह सुनकर और ज़्यादा मायूस हो गया। क्या मैं सारी ज़िंदगी अपनी बीमार बीवी की सेवा करते ही गुज़ार दूँगा? वाक़ई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे रोशनी ने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले से ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। उसने कहा था कि वह बहुत ही खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना तो शक्ल है और ना ही उम्र है यह सब करने की। क्या तुम सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की गुलामी ही करते रहोगे? उसकी गंदगी ही साफ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊँगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर सँभाल लूँगी, तुम दुकान सँभालना। तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हाथ में हुनर है, यह हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा?
मैं उसे ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों? क्यों नहीं जा सकती? अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है, ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भागकर जाने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है और ना ही उठ सकती है, और यह बीमारी भी ऐसी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब उसको भी छुटकारे की जरूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पर ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बैठाया हुआ था उसको मैंने। वह भी खुश थी कि चलो आज तो आसमान नजर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऊपर लेकर आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि यह कोई शाम का वक्त नहीं था, बल्कि तपती दोपहर थी। वह मुझसे कहने लगी कि नीचे ले चलो, बहुत गर्मी है ऊपर। यह तो बड़ी तेज धूप थी। मैंने कहा कि तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहीं पर बैठो और मैं नीचे जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी से ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी गुलामी कर करके तंग आ चुका हूँ, थक गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारा काम करता रहूं, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 औरतें मिल सकती हैं मुझे। तो फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब करूं? मुझे माफ कर देना। इतना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाती तो शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। जब तक तो लोगों को पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को लॉक कर दिया। अब वह व्हील चेयर को घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी उसका एक हाथ काम नहीं करता था। वह अपनी दबी-दबी सी आवाज में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलटकर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पैर इतनी बुरी तरीके से फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ अपना एक हाथ महसूस हो रहा था, और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला-चिल्ला कर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इसी तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा था, किसी की मदद के इंतजार में। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। तभी मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बन आई और उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े-पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया, जिसको विल पावर कहते हैं, और वह अपने कदमों पर खड़ी हो गई। वह खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो वह फौरन मेरी तरफ बढ़ी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ उल्टा हो गया था। जो मैं उसके साथ करना चाहता था, वो मेरे साथ हो गया था। वह मेरी हालत पर आ गई थी और मैं उसकी हालत पर चला गया था। उसने मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखा, जैसे वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पर वह माफ करती भी तो क्यों? मैं उसकी जान लेने वाला था। वो वहाँ से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, सोने-सोने मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो वहाँ से ऐसे गई कि जैसे पलटकर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद सोनिया ने ही उनको फ़ोन किया था। वह मेरी जैसी बेरहम नहीं थी। वह चाहती तो मुझे वहाँ छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी। लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वह लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो चुका है और एक हाथ भी, यानी अब ना तो मैं काम कर सकता था और ना ही उठकर चल सकता था। सोनिया ने मेरा ख़्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसका ख़्याल रखा करता था। वह मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं उससे माफ़ी माँगता रहा था और वह बोलती नहीं थी, और वह दिन-रात मेरा ख़्याल करती थी। वह फिर से नौकरी भी करने लगी थी, और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वह एक अच्छी इंसान थी। उसने अभी भी मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन-रात उससे माफ़ी ही माँग सकता था, लेकिन शायद वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ सिर्फ़ बेवफ़ाई ही नहीं की थी, मैं तो उसकी जान भी लेना चाहता था। आप सब लोग में भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बीवी मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं यहाँ आप लोगों से गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हमसफ़र का साथ ना छोड़ें, क्योंकि वही आपके साथ
हर हाल में खड़े रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।